नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में वेस्ट बंगाल सर्किल पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। वेस्ट बंगाल सर्किल में पहला क्वेश्चन पूछा था कि थ्रू ई पासबुक फैसिलिटी द फॉलोइंग कैन बी व्यू ऑनलाइन, कि जो सुविधा विभाग ने पीओएसबी कस्टमर को दिया था कि भाई आप ई पासबुक के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट अभी आप दे सकते हैं, उसके लिए आपको पूछा है कि कौन कौन सी चीजें आप ई पासबुक के माध्यम से फैसिलिटी ले सकते हैं। जैसे बैलेंस इंक्वायरी बिल्कुल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट करवा सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, किसका ले सकते हैं? कोई एसबी खाता है उसका ले सकते हैं, कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता है उसका ले सकते हैं, कोई सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसका भी ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन ई पासबुक फैसिलिटी के बारे में सही था, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करते हैं। आपने उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम कलेक्शन अमाउंट, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, आर्टिकल दैट कैन बी सेंड थ्रू सीओडी, सीओडी के माध्यम से अधिकतम कितना अमाउंट का ऑब्जेक्ट भेजा जा सकता है? 10,000, 20,000, 15 या 50,000। सीओडी के बारे में अगर दो बातें आपको मैं बताऊं तो पहली बात यह रहेगी कि सीओडी का पैसा प्रेषक को ई पेमेंट के माध्यम से जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट बात कि सीओडी का जो पैसा है वो प्रेषक को, भेजने वाले को हम ई पेमेंट के माध्यम से भेजेंगे, इस बात को आप रख लीजिएगा। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि इसके चार्ज में, टैरिफ चार्ज में कुछ अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें बताया गया कि 6,500 तक का कोई सीओडी है तो उस राशि का 1.6% हम सीओडी राशि के रूप में चार्ज वसूल करेंगे। अगर इससे ज्यादा का अमाउंट होता है तो आपको ध्यान रखना है कि 6,500 से ज्यादा का जो सीओडी होगा उसके लिए 100 रुपया और 6,500 से ज्यादा बढ़ा अमाउंट पर 1% का चार्ज वसूल करते हैं। दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट थी, दोनों बातों को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था मिनिमम क्वांटिटी आर्टिकल दैट कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट ऐसे आर्टिकल जिसको बिना पता लिखा हुआ भेजा जाता है, अनएड्रेस्ड भेजा जाता है। न्यूनतम लेखों की संख्या कितनी होगी कि भाई इतने तो आपको भेजने पड़ेंगे अगर आप डायरेक्ट पोस्ट के तहत आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं तो बताइए। 1000, बिल्कुल 1000 का मिनिमम क्वांटिटी जरूरत पड़ेगा। A3 आकार का पेपर होगा तभी डायरेक्ट पोस्ट के तहत आर्टिकल जाएंगे। दो तीन बातें और बताऊं तो ध्यान रखिएगा, इन आर्टिकल को कभी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी डायरेक्ट पोस्ट का करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज बल्क कस्टमर गिविंग मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस अबव 5 करोड़, कि यदि 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कोई भी कस्टमर स्पीड पोस्ट के रूप में देता है, जिसे हम बल्क कस्टमर के रूप में नामित करते हैं, उसको डिस्काउंट कितना उपलब्ध है। देखिए ये क्वेश्चन आया है, पहले भी मैंने इसका चार्ट डिस्कशन किया था, फिर से कर रहा हूं। याद रखिएगा ये सीरीज आपका स्टार्ट होता है 50,000 से। 50,000 से 5 लाख तक का बिजनेस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा 5 लाख से 25 लाख के बीच में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आपको 20-25% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके अलावा 5 करोड़ से अबव का होगा तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में है। बोला है इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिपॉजिट कैन बी मेड मैक्सिमम अप टू ... ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, कि जो एसएसए खाता होता है उस पर आपको डिपॉजिट किस अवधि तक करना पड़ता है, इसके बारे में आपसे सवाल किया गया है। देखिए कई लोग इस पर कंफ्यूजन होते हैं, कई लोग इसको 14 ईयर बोलते हैं। ठीक है, पहले इसका अवधि 14 ईयर था, फिर उसके बाद अपडेट किया तो इसे 15 ईयर किया। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है।
याद रखिएगा कि खाता खोलने की तारीख से आपको जमा 15 साल तक करना है। आपका खाता मैच्योर होगा खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन, सबमिशन ऑफ पैन नंबर इज मैंडेटरी टू ऑपरेट अ पीओएसबी अकाउंट विद इन अ पीरियड डॉट डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट डेट ऑफ नोटिफिकेशन जीएसपीआर 2018। बोला यह है कि भाई साहब खाता खोलने की तारीख से यदि आपने उस वक्त पैन जमा नहीं किया तो हमें बताया गया था कि इस अवधि के भीतर पैन नंबर जमा करना अनिवार्य होता है। अवधि क्या है? 3 महीने का अवधि है, अवधि 4 महीने का है, अवधि 6 महीने का है। उत्तर आपका 6 महीना करेक्ट हो जाएगा। अगर खाता खोलते समय कस्टमर हमें पैन नहीं देता तो 6 महीने के भीतर पैन कलेक्ट करने का जवाबदारी आपका हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो प्रिजर्वेशन पीरियड से पूछा है। बार बार मैंने आपको बोला है कि भाई साहब प्रिजर्वेशन पीरियड तो रट ही लेना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता ही बनता है। बोला है प्रिजर्वेशन पीरियड स्पेशल एरर बुक मेंटेन सेविंग बैंक डिपार्टमेंट, कि जो एरर बुक सेविंग बैंक डिपार्टमेंट में मेंटेन की जाएगी उसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितना होगा। कितना होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालकर बताइएगा। और प्रिजर्वेशन पीरियड की बाकी जो भी चीजें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सबको आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब 3 साल होगा। 3 साल इसका ही नहीं, बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक को आपको 3 साल रखना है। इसके अलावा मंथली स्टैटिकल रजिस्टर है, उसको भी आपको 3 साल रखना है। मंथली स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट है, उसको भी आपको 3 साल रखना है। करस्पॉन्ड रजिस्टर है, 3 साल रखना है। ग्रेडेशन लिस्ट है, 3 साल रखना है। जब नया इशू कर दिया जाता है उस तारीख से, ये सभी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है। ईच पोस्टमैन बीट इज फिक्स्ड बाय पीआरआई, एसडीआई, डिविजनल हेड या पोस्ट मास्टर, कि किसी डाकिया का बीट कौन निर्धारित करेगा। पहला बोला पीआरआई, एसडीआई, डिविजनल हेड या फिर पोस्ट मास्टर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है और इसका उत्तर डी करेक्ट है। अगला देखिएगा स्क्रीन पर है, बीओ समरी इज मेंटेन इन फॉर्म। अभी इसका उपयोग डिसकंटिन्यू कर दिया जब से सीएसआई आया। तो पूछा यह है कि पहले जो बीओ समरी था वो किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता था। 2-3 बातें मैं आपको बता के जाऊंगा। मैंने आपको फिर से बोलना है कि भाई साहब आप एक तो प्रिजर्वेशन पीरियड, दूसरा फॉर्म नंबर, ये दोनों बातें तो अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पूछा ही जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। क्या होता है भाई साहब, अगर पूछे कि बीओ समरी का फॉर्म नंबर, तो याद रखना है ACG3A। ACG3A बीओ की बात आएगी तो ए लगाएंगे हम यहां पर। अगर यशो की बात आएगी तो आपको ए नहीं लगाना है, केवल ACG3 बताना है। कभी आपसे डेली अकाउंट दैनिक लेखा का फॉर्म नंबर पूछे तो आपको यशो का बताना है ACG22, और जब बीओ का बोलेगा तो इस पर ए लगा देना और इसका मतलब हो जाएगा कि वो बीओ का आपका फॉर्म नंबर था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है, ड्यूटी ऑफ हेड पोस्टमैन। जो प्रधान डाकिया होता है उसका मुख्य कर्तव्य क्या होता है, उसकी ड्यूटीज में कौन सी चीजें शामिल होती हैं। पहला बोला इंक्वायरी इनटू माइनर कंप्लेन, की छोटी मोटी शिकायतों को देखने के लिए जो हेड पोस्टमैन होता है वो देख सकता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, वेरीफाई ऑफ ई मनी ऑर्डर। ई मनी ऑर्डर को वेरीफाई करने का काम कर सकता है। इसके अलावा जो डाकिये होते हैं और जो लेटर बॉक्स परिचारक होते हैं उनके काम को एग्जामिन कर सकता है। क्या ये सभी कर सकता है? हमने रूलिंग पढ़ा हुआ है, हेड पोस्टमैन की ड्यूटी में ये तीनों ही चीजें आती हैं। तीनों ही नहीं, इसके अलावा इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको मैंने पीडीएफ में दिया है, वहां से जाके इसको रटिएगा और इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन सीपीसी के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीपीसी के बारे में है। एक सीपीसी होगा सर्किल में, जो एसबी के केवाईसी फॉर्म भेजते हैं उसी सीपीसी में भेजते हैं और वहां पर वो प्रिजर्व करता है। एक सीपीसी पीएलआई का होता है।
ध्यान रखिएगा, जो कि एचओ पर होता है, प्रत्येक एचओ पर होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर या सर्किल प्रोसेसिंग सेंटर। क्या आपको दोनों बातें सही नहीं लग रही? भाई साहब मुझे तो ए भी सही लग रहा है और बी भी सही लग रहा है। एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो एचओ में काम करेगा पीएलआई और आरपीएलआई के लिए। एक होगा आपका जो एसबी का केवाईसी दस्तावेज प्रिजर्व करेगा, उनको अपलोड करेगा, वो होता है सर्किल प्रोसेसिंग सेंटर। ये दोनों बातें सही हैं, इसी वजह से फाइनल आंसर की में वेस्ट बंगाल ने दोनों का उत्तर करेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन डीएनके के बारे में पूछा कि भाई डीएनके है क्या? फुल फॉर्म बताना है। डाकघर निर्यात केंद्र पोर्टल, डिजिटल नोमेन किट पोर्टल। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। डीएनके मतलब डाकघर निर्यात केंद्र पोर्टल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दर्पण डिवाइस आपने देखा बीओज में यूज किया जाता है। दर्पण को एमसीडी भी बोला जाता है। एमसीडी का मतलब क्या होता है आपसे पूछा है, और आईटी मॉडर्नाइजेशन का ये क्वेश्चन था। कभी आपसे दर्पण पूछे तो डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। दर्पण को पहले हम आरआईसीटी भी बोलते थे। अगर दर्पण के संबंध में एमसीडी पूछे तो एम से होता है मेन, और सी से होता है कंप्यूटिंग, और डी से होता है डिवाइस, जिसे हम बोलते हैं मेन कंप्यूटिंग डिवाइस। कहां पर दिया है? दिया है हमें डी में। ठीक है, डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीएल का मतलब पूछा है। जीएल होता क्या है? चलिए बताइए। जीएल जो है 10 अंकों का एक कोड होता है, जिसका मतलब होता है जनरल लेजर। विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन इस पर अपलोड किए जाते हैं। कहां पर दिया है? जनरल लेजर कोड बी में दिया है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्यूआर यूज इन पोस्ट ऑफिस रेफर टू। क्यूआर का मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्ट ऑफिस में एमपीसीएम काउंटर में एक नया अपडेट है, ऑर्डर आया था कि जो एमपीसीएम काउंटर में क्यूआर यूज किया जा रहा था कि क्यूआर के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करना है। सभी काउंटर में रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट आर्टिकल का जो पैसा रहता था वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। और क्यूआर का मतलब होता है, क्यू से होता है क्विक, आर से होता है रिस्पॉन्स। इसे हम बोलेंगे क्विक रिस्पॉन्स, याद कर लीजिएगा। या फिर हम बोले हिंदी में तो त्वरित प्रक्रिया भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आरएफपी के बारे में पूछा। आरएफपी, आरएफपी क्या होता है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आरएफपी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि भाई अगर किसी भी वेंडर से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए प्रपोजल जारी करता है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपका 1.0 था, फिर उसके बाद 2.0 आया, उसी आरएफपी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आरईपी नहीं है। थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करिएगा, क्योंकि यहां पर एफ की जगह ई टाइप हुआ है। इसको मैं पीडीएफ में भी करेक्शन करूंगा, आप भी अपने पीडीएफ में इसको करेक्शन करिएगा। क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अगला क्वेश्चन एनएसपी के बारे में पूछा है। एनएसपी जो है एनआई से संबंध रखता है। एनआई क्या होता है? नेटवर्क इंटीग्रेटर। एनएसपी होता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। याद रखिएगा कि एनआई का जो समय अवधि है आईपीबी ने उसे एक्सटेंड कर दिया है। बाकी चीजों को आईपीबी ने, जैसे बहुत सारी चीजें थी, जैसे एफएसआई का काम, एफएसआई के अंदर सीबीएस का काम, इसके अलावा कोर इंश्योरेंस का काम, इसको आईपीबी ने एलिस्टोनिया ग्रुप को दे दिया है। याद रखने वाली बात है कि कुछ को तो वेंडर चेंज किया, लेकिन कुछ को उसने क्या किया? एक्सटेंड कर दिया। जैसे जिसमें आपका एनआई था, एनआई में अभी भी नेटवर्क का काम सिफी देख रहा है। ठीक है, याद करिएगा। उत्तर जो है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। कहां पर दिया है? उत्तर नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है FRMU। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार ये हमें फुल फॉर्म देखने को मिला FRMU के बारे में, वो आपसे पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका फुल फॉर्म होता है, एफ से होता है फ्रॉड, आर से होता है रिस्क, एम से होता है मैनेजमेंट और यू से होता है यूनिट। फ्रॉड मैनेजमेंट, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट यूनिट, पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा। काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है और एचआरएमएस के बारे में पूछा है। एचआरएमएस जो सीएसआई से संबंध रखता है, मतलब स्कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत ये आता है। पहला जो बात है वो इसको ही याद रखना है। कभी कभी सीधा सवाल बनता है एचआरएमएस किससे संबंध रखता है, आपको आंसर लगाना है सीएसआई, और एचआरएमएस का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। कहां पर दिया, बी में दिया, बी इज राइट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, आईपीवीएस के बारे में पूछा है। आईपीवीएस क्या होता है? पहली चीज कि आईपीवीएस जो है वो सीएसआई से संबंध रखता है। आप जो आर्टिकल डिस्पैच करते हैं वो आईपीवीएस के थ्रू ही करते हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल को यहां से नियंत्रित भी किया जाता है। आई से होता है इंडिया, पी से होता है पोस्ट, भी से होता है विजिबिलिटी, एस से होता है सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चर यूज फिक्टिशियस पोस्टेज स्टाम्प एनी पर्पस व्हाट एवर इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर डॉट डॉट इंडियन पेनल कोड सेक्शन। कि किस सेक्शन के तहत किसी भी काल्पनिक टिकट का निर्माण करना, उसका उपयोग करना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की कैटेगरी में आता है। अपराध की कैटेगरी में आता है। आईपीसी का धारा है 263A। क्या आपको याद है? बिल्कुल याद है, 50 बार ये क्वेश्चन हमें मिल चुका है। टू मेक अ ब्रोकन अमाउंट आईपीओ हाउ मेनी पोस्टेज स्टाम्प कैन बी यूज और फिक्स्ड ऑन आईपीओ। कि टूटी हुई राशि के लिए, जैसे कोई भी राशि जो है आपका 50 पैसे 70 पैसे ऐसा होता है, तो उसके लिए कितने आप अधिकतम डाक टिकट उपयोग कर सकते हो। टू मेक अ ब्रोकन अमाउंट इंडियन पोस्टल ऑर्डर हाउ मेनी पोस्टेज स्टाम्प कैन बी यूज टू अफिक्स ऑन आईपीओ। कितने डाक टिकट अधिकतम चिपका सकते हो? ऑप्शन डी, 4 डाक टिकट अधिकतम चिपका सकते हो। इसका उत्तर काफी कम लोगों ने दिया है। अभी आपको याद कर लेना है, आज के बाद नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन सैंपल पैकेट से पूछा है। 2 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट दिया है, रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद आंसर डालिए। बोला है पैटर्न पैकेट सैंपल पैकेट अनपेड चार्ज ऑन डिलीवरी डबल द पोस्टेज। बिल्कुल सही बात है कि यदि पैटर्न और सैंपल पैकेट बिना कोई पैसा भुगतान किया यदि आपने उसको पोस्ट कर दिया, तो याद रखिएगा कि उसको डिलीवरी का वक्त में डबल द पोस्टेज चार्ज हम करेंगे। पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला बोला इनसफिशिएंटली प्रीपेड पैटर्न सैंपल पैकेट चार्ज ऑन डिलीवरी डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी। पहला तो था कि एक भी पैसा पेड नहीं था, दूसरा यह है कुछ कुछ पैसा पेड है। तो याद रखने वाली बात है कि पहले का कंडीशन में डबल चार्ज करेंगे और दूसरे के कंडीशन में कमी का दुगना चार्ज करेंगे। तो पहला और दोनों सही है, इसी वजह से ए को सेलेक्ट करेंगे और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर का है। आरएनपी के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। 2018 का कुछ अमेंडमेंट का नियम है। बोला है पंजीकृत समाचार पत्र 2008 समेकित नियम 23C के संशोधित खंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला बोला द न्यूज़पेपर अप्लाइंग आरएनपी मस्ट हैव सम प्राइस, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर इज मैंडेटरी फॉर ऑल। कि आरएनपी के लिए अखबार की कुछ कीमत होना चाहिए, अखबार की छपाई सभी के लिए अनिवार्य है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, आरएनपी के लिए आवेदन करने वाले अखबार की कुछ कीमत होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अखबार पर इसकी छपाई जो है अनिवार्य है, यह भी बात सही है। बशर्ते केवल भारत सरकार मंत्रालय विभाग द्वारा प्रकाशित अखबार के लिए यह कंडीशन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का आरएनपी है तो अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई प्राइवेट वाला है तो याद रखना है कुछ कीमत मतलब कुछ प्राइस होना चाहिए और इसका प्रिंटिंग जो है उस आरएनपी पर होना चाहिए। यह स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है, इसी वजह से ये उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसीलिए बोलता हूं सर्किल के पेपर सॉल्व करना इसीलिए जरूरी है। ये जो क्वेश्चन मिला ना, ये क्वेश्चन मिला और आपको जो सर्कुलर है मैं ढूंढूंगा फिर दूंगा, फिर उसको आप लोग रीड करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि और भी चीजें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अगला है बीएलपी के संबंध में क्वेश्चन पूछा है। बोला है कौन सी चीजें बीएलपी में फ्री होती हैं। पहला फ्री है
रजिस्ट्रेशन फ्री है, एक्नॉलेजमेंट फ्री है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट फ्री है, तीनों फ्री है। 50 से 100 बार क्वेश्चन किया, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन पिक करेंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर है और बोला है ऑल रिकॉर्ड आर्टिकल रिसीव डिस्पैच फॉरेन पोस्ट शुड बी प्रिजर्व फॉर पीरियड, कि बताइए विदेश डाक द्वारा भेजे गए सभी रिकॉर्ड कितने अवधि के लिए संरक्षित किए जाते हैं। क्या आपको पता है? पहला आपको ऊपर देखने को मिला था एक प्रिजर्वेशन पीरियड का क्वेश्चन, दूसरा भी देखने को मिला है फिर से प्रिजर्वेशन पीरियड का क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसका उत्तर बी करेक्ट था, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ऑर्डर आर इशूड बाय, बी ऑर्डर कौन जारी करता है? दो प्रकार के ऑर्डर मैंने बताए थे, एक बताया था ए ऑर्डर, एक बताया था बी ऑर्डर। ए ऑर्डर सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन के लिए जो आदेश जारी करेगा वो ए ऑर्डर। बी ऑर्डर सॉर्टिंग लिस्ट के विषय को छोड़कर दूसरा जो ऑर्डर जारी किया वो बी ऑर्डर। इसमें कौन से आते हैं? जैसे आरएमएस के कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए जो ऑर्डर जारी करते हैं वो आता है बी ऑर्डर में। इसके अलावा जो टूर बैक के ऑर्डर जारी करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मंत्री, उच्च अधिकारी जो दौरे पर होते हैं उनके लिए जो स्पेशल ऑर्डर जारी करते हैं वो बी ऑर्डर का कैटेगरी में आता है। तो उत्तर आपका करेक्ट होगा कि कौन जारी करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सुपरिटेंडेंट आरएमएस। अगला देख लो भाई, विनिमय कार्यालय है जिसमें सीमा शुल्क का निर्धारण भी किया जाएगा। एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज का मतलब यह होता है कि ऐसा डाकघर जो विदेश के डाकघरों से डाक का आदान प्रदान करता है। इस बात को नोट करिएगा कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज उसी ऑफिस को बोलेंगे जो ऑफिस विदेश के डाकघर से डाक का आदान प्रदान करता है। अब देखिए, विदेश के डाकघर से डाक का आदान प्रदान करने का काम करेगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस, और साथ में ये डाकघर जो है वो आपका सीमा शुल्क का निर्धारण भी करता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। इसे हम विनिमय का कार्यालय भी इसीलिए बोलते हैं। आपको ये बात रटा होना चाहिए, जो आपका सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है वो सीमा शुल्क निर्धारण का कार्य नहीं करता। बैगों को डील कर लेगा लेकिन कैलकुलेशन, कस्टम कैलकुलेशन का कार्य नहीं करेगा। इस बात को आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए जो है इसका जवाब सही था। द फॉलोइंग स्टाम्प इज नॉट अवेलेबल इन द सेट। सेट के बारे में बताया कि सेट में डिफरेंट टाइप के स्टाम्प अवेलेबल होते हैं, इनमें से कौन सा उस पर नहीं होता है? डेट स्टाम्प होता है, नेम स्टाम्प होता है। इसके अलावा पहला जो है थोड़ा गलत है, ऑबलॉन्ग स्टाम्प है, राउंड ऑबलॉन्ग स्टाम्प है, तो इसको थोड़ा करेक्शन करिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको हम करेक्शन कर देंगे। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ये उपलब्ध नहीं होता सेट में, ये सेट में उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, चलो भाई अगला देखो। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज मेंटेन इन फॉर्म नंबर ट्रांजिट सेक्शन या फिर मेल ऑफिस, कि मेल एब्स्ट्रैक्ट किस फॉर्म नंबर में बनाया जाता है, जिसे हम मेल सार बोलेंगे। ट्रांजिट सेक्शन के लिए अलग होगा, ठीक है, और मेल ऑफिस के लिए अलग होगा। जब बात करेंगे ट्रांजिट सेक्शन का, कहानी को याद करिएगा। जब बात करूंगा ट्रांजिट सेक्शन का तो M42 याद करना है। बात करूंगा मेल ऑफिस का तो M43 याद करना है। ट्रांजिट सेक्शन के लिए 42 आएगा, मेल ऑफिस के लिए 43 आएगा, और इसके आगे आपको यम लगाना है। याद करिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट था। बल्क बैग कैन नॉट बी मोर देन, कि बल्क बैग का वजन इससे अधिक नहीं होगा। 30 kg इसका सही जवाब होगा। बल्क बैग में मुद्रित वाली ऑब्जेक्ट भेजे जाते हैं, प्रिंटेड आइटम भेजे जाते हैं। मिनिमम बात करेगा 5 होगा, मैक्सिमम बात करेगा 30 kg होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऑपरेटेड पैकेट के बारे में पूछा। यार मैं इसके बारे में आपको कितने बार बता चुका कि भाई इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जितने बार हम किसी सर्किल का पेपर सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे पेटेड पैकेट आ गया, कई बार आपको पारेबियान मैंने बता दिया, पारेबियान बताया जिसका मतलब हवाई डाक। कई बार मैंने बताया सीकोग्राम जिसका मतलब होता है BLP, ठीक है, मतलब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो फॉरेन का कंडीशन में उपयोग किए जाते हैं। मैंने बताया रिकमेंडेड, एक मैंने शब्द बताया रिकमेंडेड जिसका मतलब होता है रजिस्टर्ड।
एक मैंने बताया एविस डे रिसेप्शन, जिसका मतलब होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। फोर्स मेजोर बताया, फोर्स मेजोर का मतलब होता है कंट्रोल के बाहर, इसे हम बोल सकते हैं बियॉन्ड कंट्रोल। हमने बताया आपको ने पास नेक्सिपिडार, इसका मतलब होता है कि भाई इस आर्टिकल को रीडायरेक्ट नहीं करना है। एक मैंने आपको बताया फ्रांस दे ड्रॉइड्स, जिसका मतलब होता है कि इस आर्टिकल पर कोई भी पैसा नहीं लेना, फ्री में इसकी डिलीवरी कर देना। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। पेटिट पैकेट का मतलब स्मॉल पैकेट होता है, याद करिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फिर से लगा रहा हूं, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन कि बीएलपी में छूट क्या दिया है। डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पावती शुल्क, इंक्वायरी फीस, ये चारों बातें सही हैं। पहला ही ऑप्शन मिला, आगे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अगर थ्योरी क्लियर है तो हमें आगे जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पर हवाई दिया है, गलत हो जाएगा, फिर से हवाई दिया है, गलत हो जाएगा, फिर से हवाई दिया है, गलत हो जाएगा। पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैक्सिमम वेट कैन बी ट्रांसमिटेड एज मेजर लेटर फॉरेन कंट्री। विदेश डाक का संबंध में आपको बताना है लेटर कितना अधिकतम वजन तक भेजा जा सकता है। 124 लोग लाइव देख रहे हैं, लाइक की संख्या 40, ऐसा उम्मीद नहीं करता मैं। कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो को 124 लाइक कर दीजिए। अभी मात्र 40 लाइक है, अभी मात्र 40 लाइक हैं, तो कृपया इस वीडियो पर लाइक इंक्रीज कर दीजिए। 7 तारीख का वेट है, परसों नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन रीड करेंगे, आपको मैं सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका उत्तर 2 kg होगा। पत्र का कैटेगरी में कोई भी आइटम है, बीमा का पत्र है, नॉर्मल पत्र है, उसका वजन 2 kg होगा। इसके बारे में एक खास बात बताऊं कि भाई अगर आपसे पूछे कि लेटर के जितने भी टाइप होते हैं फॉरेन के कंडीशन में, तो आप बीमा किसका कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए कि बीमा केवल और केवल लेटर का किया जाता है, मतलब केवल पत्र का ही बीमा किया जाता है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। बाकी जितना भी टाइप है, स्मॉल पैकेट है, प्रिंटेड पेपर है, बीएलपी है, पोस्ट कार्ड है, किसी भी आइटम का पत्र के टाइप में बीमा नहीं किया जाएगा, केवल और केवल पत्र का ही बीमा किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आईटीपीएस के बारे में पूछा है। कल भी ये क्वेश्चन हमें मिला था, और कल क्या बोला था कि आईटीपीएस में यदि नुकसान हो गया, लॉस हो गया, मुआवजा कितना है। मुआवजा मैंने बताया कि मैक्सिमम मुआवजा तो भाई साहब 1000 है, मैक्सिमम 1000 है, लेकिन हम तुलना करेंगे कि जो नुकसान हुआ है और 1000 में जो भी आपको कम होगा वो दे दिया जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? और इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रिंटेड पेपर जिस पर आप बुक एंड पैम्पलेट भेज रहे हैं। महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है भाई साहब, याद कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? प्रिंटेड पेपर में बुक और पैम्पलेट है। नॉर्मली प्रिंटेड पेपर 2 kg है, और प्रिंटेड पेपर में आरएनपी भी आता है, उसका वजन भी 2 kg है। केवल एक अपवाद हमें दिखाई देता है, वो अपवाद है आपका पैम्पलेट और बुक, उसको हम भेजेंगे 5 kg तक। पूछा हमें वही था, क्वेश्चन में मेंशन किया था। क्या आपने ये चीज समझा? बिल्कुल समझा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, काफी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं। जिसने बी दिया है वो करेक्शन कर लेगा। मैंने डिस्क्राइब करके बताया, नॉर्मल प्रिंटेड है 2 kg है, बुक एंड पैम्पलेट है 5 kg है। अगर जो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई आपका आरएनपी भी प्रिंटेड पेपर के अंतर्गत आएगा, वो भी 2 kg है। अगला देखो स्क्रीन पर है, पत्र डाक वस्तुओं का अधिकतम वजन 37। इजी क्वेश्चन, अभी मैंने बताया कि नॉर्मल लेटर हो, इंसोर्ड लेटर हो, इसका 2 kg होगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन पिक करिए, फटाफट करिए। करस्पॉन्ड पर्सनल इंडियन आर्म फोर्स सर्विंग आउटसाइड इंडिया। जो भारत के सेना के कर्मचारी हैं वो कहां काम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं भारत के बाहर सर्विस दे रहे हैं। उनके जो आर्टिकल आएंगे उसको हम किस प्रकार डील करेंगे? प्रीपेड रेट अप्लीकेबल फॉरेन कंट्री, प्रीपेड विथ इनलैंड रेट, एग्जेम्प्ट पोस्टल चार्ज,
चार्ज करिएगा इसको, ठीक है। नन ऑफ द एबव, विच वन इज करेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो निश्चित तौर पर आप मुझे बता देंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस पर अंतर्देशीय डाक के रूप में चार्ज वसूल करेंगे। अगला है टॉलरेंस परमिसिबल मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज प्राइवेट मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड। कि भाई आपको मैंने कुछ चीजें बताई है कि 14x9 जो है वो पोस्ट कार्ड का साइज होता है, ये आपको बताया। लेकिन एक चीज और बताया, क्या बताया कि +2 mm का टॉलरेंस जो है वो चल सकता है, कि +2 अधिक होगा -2 होगा, चल सकता है, कोई बात नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वैल्यू पेबल इनवर्ड फॉरेन आर्टिकल एड्रेस टू पोस्ट रेस्तांते रिटेन ऑफिस विच दे आर एड्रेस ओनली फॉर पीरियड ऑफ। कितना कि वैल्यू पेबल आर्टिकल भरे पोस्ट रेस्तांते को संबोधित है, नेस्डाक को संबोधित है, इसको हम केवल और केवल 7 दिन तक डिटेन करेंगे। 40 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा 7 डे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन सा अवितरित लेखों पर एक स्टैंडर्ड टिप्पणी नहीं है? जो अनडिलीवर्ड आर्टिकल होते हैं उसमें एक मानक टिप्पणी नहीं मानी जाती है, उसको अभी खत्म कर दिया। रिफ्यूज स्टैंडर्ड टिप्पणी आता है, आप दर्ज करते हैं। नॉट नोन स्टैंडर्ड टिप्पणी आता है। इनसफिशिएंट एड्रेस स्टैंडर्ड टिप्पणी या मानक टिप्पणी के अंतर्गत आता है। ये तीनों चीजें रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए स्टैंडर्ड टिप्पणी के अंतर्गत आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डोर लॉक जो है वो मानक टिप्पणी के अंतर्गत नहीं आता है, ये बात आपको याद रखना है। मैंने आपको रजिस्टर लिस्ट से संबंधित एक सर्कुलर भी कुछ दिन पहले जीपी ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल साइट नहीं देखा है, gponlineclasses.in को विजिट करके वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिलहाल डिपॉजिट अकाउंट निष्क्रिय कब हो जाता है? बताइए कि डिपॉजिट अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव, कि पीडीए अकाउंट इनऑपरेटिव कब होगा? क्या बताया था? 200 रुपए से अकाउंट खुलेगा। क्या होता है? कॉमरेटिव स्टाम्प, स्मारक टिकट जो जारी किए जाते हैं एफडीसी के तहत, विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ आपको आपके दिए गए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाएंगे। उस खाते पर आपको पैसा बनाकर रखना है। अगर आपके खाते पर सिंगल ऑर्डर से कम का पैसा बचा तो आपका खाता हो जाएगा इनऑपरेटिव। क्या उत्तर? व्हेन द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट लेस देन वैल्यू ऑफ सिंगल ऑर्डर द अकाउंट हैज बीन इनऑपरेटिव। 42 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन को हम पिक करते हैं, चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम कैन बी पेड थ्रू। पहला बोला डीओपी एटीएम, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन थ्रू pli.indiapost.gov.in, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला बोला पोस्ट ऑफिस काउंटर, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तीनों ही विकल्प उपलब्ध है किसी भी ग्राहक के लिए जब वह पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम डिपॉजिट करना चाहता है। और चौथा है आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप के माध्यम से भी कर सकता है। बीट लिस्ट, अ बीट मैप, एचओ एंड एसओ विल बी प्रिपेयर्ड बाय। ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया। 44 डिलीट किया फाइनल आंसर की में, ये भी डिलीट किया। ये 2022 और 23 का बोनस पूछा था, सारे ऑप्शन गलत थे क्योंकि इसमें से कोई भी बोनस, क्योंकि यहां पर इसको टाइप बताना था कि पीएलआई का किस टाइप के लिए बोनस पूछा जा रहा है। दोनों ही क्वेश्चन डिलीट किया था। अगला क्वेश्चन एपीवाई गारंटेड मिनिमम पेंशन गिविंग अंडर, कि भाई एपीवाई बोलता है भारत सरकार की जन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत आता है। कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी सब्सक्राइबर जो इसके अंतर्गत एंट्री करना चाहता 18 से 40 के बीच में उम्र सीमा होगा। क्या ये स्कीम बोलता है कि 60 साल का अवधि के बाद जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट आपको ऑप्शन पर दिया जाएगा। जैसे 1000 का आपको पेंशन चाहिए तो उसमें कम प्रीमियम होगा,
ऐसा ही आप इसे बढ़ाएंगे 2000, 3000, 4000 और 5000 मैक्सिमम है वहां तक करेंगे तो वैसा ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट था कि 1000 मैक्सिमम जो है वो आपको 5000 देने का वादा करता है। याद करिएगा कि अधिकतम आपको 5000 तक पेंशन देने का वादा करता है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम 1000 है, अधिकतम 5000। अगला क्वेश्चन है, पूछा है रामायण काव्य महाकाव्य के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित एक स्मारक टिकट कब जारी किया गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है 47 का। आपको 22 सितंबर 2017 याद रखना है कि रामायण महाकाव्य के प्रसंग पर एक कॉमरेटिव स्टाम्प इशू किया गया था। ये क्वेश्चन काफी डीप का है क्योंकि जो कॉमरेटिव स्टाम्प है डे टू डे जारी किए जाते हैं तो उसके डेट को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सभी प्रकार के डेट आप याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिक्स होता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन जो आपको पेपर में मिलेगा मेरे भाई उसको आप याद कर लेना। आपने देखा होगा POPSK जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। इंडिया पोस्ट का साइट के अनुसार अभी टोटल 429 पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र उपलब्ध हैं। कुछ बातें अगर बताऊं तो आपको ध्यान रखना है कि विदेश मंत्रालय के साथ हमने टाई अप किया है और रिटेल पोस्ट के माध्यम से सर्विस अपने कस्टमर को हम प्रदान कर रहे हैं। PCC होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा जो POPSK के अंतर्गत ही होता है। दीनदयाल स्पर्श योजना का आपने नाम सुना, भाई स्पर्श होता क्या है, स्पर्श का मतलब क्या होता है, कौन इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में आपसे सवाल किया गया। क्या होता है, फिलाटेली कलेक्शन, अ कंपटीशन, अ स्कॉलरशिप स्कीम। राइट आंसर क्या होगा कि यह जो है एक छात्रवृत्ति योजना है। कैसी योजना है कि भाई बच्चों के प्रति टिकट में जागरूकता पैदा करना है, इसीलिए डाक विभाग कक्षा 6 या क्लास 6 से क्लास 9 के बच्चों को इस पर पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। क्या होता है, होता यह है कि उसको जो भी बच्चा इस पर पार्टिसिपेट करके इस कंपटीशन में भाग लेके इसको निकालता है उसको 6000 का एनुअल स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेयर हाउसिंग चार्ज डिटेंशन ऑफ BP पार्सल बियॉन्ड 7 डे के 7 दिन के बाद अगर BP पार्सल को डाकघर में रुकवाना है तो पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा मुझे आप बताइए। 8वां दिन यदि रविवार या पोस्टल हॉलीडे है तो वो दिन काउंट नहीं करेंगे, फिर जो वर्किंग डे होगा उसको काउंट करेंगे। तो पार्सल के लिए 3 रुपया पर डे के हिसाब से और लेटर के लिए 2 रुपया पर डे के हिसाब से। ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं डिपार्टमेंट के जो 50 क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एटलीस्ट एग्जाम संबंधी सबसे तेज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।